देखो मीडिएशन बिल 2023 की बात, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मीडिएशन बिल 2023 को पास कराया गया ताकि मीडिएशन को ही एक प्रेफर्ड मोड माना जाए। किस चीज़ के लिए? एडीआर के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एडीआर? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया के अंदर। अब मीडिएशन बिल क्या है, मीडिएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या प्रपोजल्स आए उसके बारे में ध्यान से सुनिए। देखो मीडिएशन का मतलब है कोई एमिकेबल निकाल सकते हो। एमिकेबल एमिकेबल है कि बिना किसी को अनप्लेजेंट फीलिंग दिए हुए मसलों इस तरह से हल करना कि दोनों पार्टी उस चीज़ से सेटिस्फाई होकर और डायलॉग एंड नेगोशिएशन से ही काम हो जाए। अब मीडिएशन में कौन कौन से प्रकार आते हैं? प्री लिटिगेशन मीडिएशन हो सकता है मीडिएशन में, ऑनलाइन मीडिएशन है जो कि हमने देखा है कोविड में बहुत स्टार्ट हुआ है, कम्युनिटी मीडिएशन भी होता है, कंसिलिएशन होता है, उसके कुछ सिमिलर कुछ और भी इसके कुछ वर्ड्स हैं इसमें, इतने ही आपको याद रखना है। तो एमिकेबल सेटलमेंट निकालना है डिस्प्यूट का, और इसमें किसके लिए? मीडिएटर की। मीडिएटर कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा जो कि दो पार्टीज को असिस्ट करेगा उनके सोल्यूशन पे तरह लाने के लिए। अब देखो एक होता है वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी जो पार्टीज हैं उनका ये अटेम्प्ट है कि हमारा जो सिविल और कमर्शियल कोई भी डिस्प्यूट है सिविल कमर्शियल नेचर का वो मीडिएशन से सॉल्व हो जाए। हमें कोर्ट में जाने को कोई नहीं चाहता यार, कोर्ट जाना, ट्राइब्यूनल जाना, नोबडी वांट्स टू गो देयर, है ना। इमेज खराब होती है, तरह तरह की बातें हमारे मन में आती है, कौन रोज चक्कर काटता फिर है, वैसे इतने पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रहे हैं वहाँ पर। तो आपका क्या मन होता है कि भाई मीडिएशन से काम हो जाए। अब आपको ये लिस्ट ज़रूर याद रखनी है, प्रीलिम्स के पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती है कि डिस्प्यूट्स ऐसे कौन कौन से हैं जो मीडिएशन के लिए फिट नहीं होते हैं। तो डिस्प्यूट्स नॉट फिट फॉर मीडिएशन वो कौन कौन से हैं कि अगर कोई क्लेम माइनर या कोई बंदा जो अनसाउंड माइंड का है उससे रिलेटेड है, या कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, या किसी थर्ड पार्टी के राइट अफेक्ट हो रहे हो, इन केसेस में मीडिएशन वर्क नहीं करता। यू हैव टू गो कोर्ट्स फॉर द सेम। अब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की यहाँ बात हो रही है, मीडिएशन बिल के अंदर ही टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात हुई है। तो देखो मीडिएशन जो है वो कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आता है, ट्राइब्यूनल जो होता है सब इसके अंदर आते हैं, और इसमें कंपीटेंट जुरिसडिक्शन आपको दी जाती है, ठीक है। ऑनलाइन मोड के लिए भी बताया जाता है, अनलाइज पार्टीज एग्री अदरवाइज जो भी है इसका। अब याद ये रखना, याद ध्यान से सुनना, मीडिएशन के कंडक्ट करने के टाइमलाइन आपको ज़रूर पता होने चाहिए। मीडिएशन अगर स्टार्ट हुआ है तो 120 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। एक्सटेंड कर सकते हो अनदर 60 डेज़ के लिए, लेकिन पार्टीज़ का कंसेंट हो। पार्टी मीडिएशन से आफ्टर 2 सेशंस में विड्रॉ भी कर सकती है, मर्जी है उनकी। कोर्ट भी मीडिएशन वाले केस को एनेक्स कर सकता है एज पर द रूल्स फ्रेम बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है इसके लिए। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बनाई गई है? ताकि प्रमोट हो हमारा मीडिएशन और हम एक रोबस्ट सेंटर बना पाएँ, ताकि एक इंटरनेशनल मीडिएशन हो, डोमेस्टिक मीडिएशन हो, उसको हम सही ढंग से सुलझा पाएँ। MCI यानी कि मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्लीज़ मत लिखाना पेपर में। ये मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें एक चेयरपर्सन है, 2 फुल टाइम मेंबर्स हैं और एक 1 पार्ट टाइम मेंबर है जो कि लॉ सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। समझ आ गए? टोटल कितने बंदे हैं टोटल आपके? तो ये 4 + 3 7 लोग हैं, ठीक है। तो एक चेयरपर्सन है, 2 फुल टाइम मेंबर्स हैं, एक पार्ट टाइम मेंबर है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर को कैसे डिफाइन करा? तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो MCI के रिकॉग्नाइज करी हुई है मीडिएशन कराने के लिए वो कर सकती है। मीडिएशन में कैसे हो सकता है? अथॉरिटी से, जो आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आपका एक एक्ट 1987 का वो लगता है इस पर। अब कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिएशन को कैसे कराने के लिए क्या है? कम्युनिटी मीडिएशन कैसे होगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पीस एंड हार्मनी करने के लिए ही करा जाता है। इसमें पैनल 3 मीडिएटर्स का बैठता है और वो लोकेलिटी से, रेसिडेंट्स का ही उठा लिया जाता है। अच्छा, इनकी इन्फोर्सबिलिटी का कुछ फ़र्क है? बिल्कुल जी, बाइंडिंग है इसकी जजमेंट। जैसे कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग होती है ना बंदों पर, वैसे इसकी भी बाइंडिंग है। अब वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज, हाँ जी बिल्कुल करी जा सकती है, कंपिटेंट कोर्ट में आप 90 दिन के अंदर करा लो। अच्छा, मीडिएटेड सेटलमेंट में यहाँ पर चैलेंज कर सकते हो अगर कोई केस फ्रॉड का है, करप्शन का है, इम्पर्सोनेशन का है, या डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन ऑनली, तो उस तरह के मीडिएटेड चैलेंज आप कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर ADR के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वो थोड़ा सा आप रीड कर लेना। मीडिएशन बिल की ज़रूरत समझो क्यों पड़ी? क्योंकि एक डेडिकेटेड एक्ट हमें चाहिए था, क्योंकि हमारी लॉ गवर्निंग बॉडी में मीडिएशन के बारे में कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था अभी तक। हम कोर्ट का बर्डन चाहते हैं कम करना, तो उसके लिए मीडिएशन एक बहुत बड़ा जरिया है। मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो लॉ एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग 5.02 करोड़ केसेस पेंडिंग है वेरियस कोर्ट्स के अंदर। एमिकेबल सोल्यूशन, देखो बार बार ये शब्द आ रहा है,
तो यानी कि एक रिलेशन जो डिस्प्यूटेंट्स का है या जो आपके जो चांसेस हैं फ्यूचर में डिस्प्यूट कम हो, उसके लिए बेस्ट वे है ये करने का। अच्छा, उसके बाद हमने एक जगह पर ये भी देखा कि इंटरनेशनली भी एक सिंगापुर कन्वेंशन कमिटमेंट है, वहाँ पर इन लाइन करके हमने इसको बनाया है, बिल को तैयार करा है। इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम जो मेडिएशन है उससे रिलेटेड हमने करके ही उसको देख दाख के ही बनाया है। अच्छा, उससे मेडिएशन में अब इससे कॉस्ट बचती है आपकी, ऑनलाइन मेडिएशन कराया, ट्रैवल कॉस्ट बच गई आपकी लिटिगेंट्स की, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और इसके साथ कुछ बिल में कंसर्न्स है। अब ऑनलाइन मेडिएशन से क्या होता है, देखो हमारे इंडिया में कितनी, आप देखो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि भैया हमारे इंडिया में सिर्फ 55% लोगों के पास ही इंटरनेट है और 27% के पास कंपैटिबल डिवाइस है। आप लगा लो, ऐसे में कहाँ आप ऑनलाइन मेडिएशन करने बैठोगे। और आप ये थोड़ा है कि आप लॉ या सारी चीज़ें ऐसी थोड़ा होती है कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए जहाँ जहाँ नेट पहुँच रहा है आपके लिए, बाकी उनको पता ही नहीं ऑनलाइन लिटिगेशन के बारे में कुछ भी। प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको मेडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। प्रायर अप्रूवल के बाद अब क्या मतलब है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पास जाएगा यानी कि सारी सारी, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की दिक्कत आ गई है, बिगेस्ट लिटिगेंट इन द कंट्री। अब इंटरनेशनल मेडिएशन में इश्यूज़ में है, उसमें भी एक इशू क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट क्या होगा, आउटसाइड इंडिया कैसे लगाओगे, इन्फोर्समेंट कैसे करोगे आपको कुछ नहीं पता, कोई पनिशमेंट ही नहीं है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी पे कुछ असर पड़ता है तो उस पर कोई पनिशमेंट ही नहीं लिखी है आपने। अच्छा, अब वे फॉरवर्ड में कह रहा है भैया एक काम इसलिए ऐसा करो कि ना गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को भी इंक्लूड करो इसमें, स्टैंडिंग कमेटी को बिठाओ और इसमें डालो बिल के अंदर ये चीज़ें भी। अग्रीमेंट्स में बनाओ कि भाई आपका जो मेडिएशन स्टार्ट हो रहा है वो फिर पूरा पोटेंशियल भी रखे कि अगर कहीं पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको भी दूर किया जाए। देयर इज़ अ नीड फॉर प्रोविजंस, आपको प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। अपने डिस्प्यूट फ्रॉम द लिस्ट जो है उसको रिड्यूस करो आप, ठीक है। ये सारे काम कर लोगे तो काफ़ी बिल में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। अब ध्यान से सुन लो, देखो अभी क्या हुआ, ASCI इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया 1985 में आई थी, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट के तहत आती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए रिलीज करा है बेसिकली डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए सारी गाइडलाइंस दी है। अब सुनो क्या गाइडलाइंस दी हैं, देखो गाइडलाइंस ये दी हैं कि एक्सटेंशन टू द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का एक करके उन्होंने डाला है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इसका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल रहेगा। इन्फ्लुएंसर्स को अगर कोई भी वायलेशन वो न्यू गाइडलाइन से करते हैं तो CPI कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जो भी पेनल्टी है वो लगेंगी उन पर। अब की प्रोविजन सुन लो, सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पे क्या लगा है। देखो डिस्क्लोजर करना है जितना भी मटेरियल कनेक्शन है और जिससे भी आपकी मॉनेटरी कंपनसेशन आ रहा है, फ्री प्रोडक्ट आ रहे हैं, एडवर्टाइजर और इन्फ्लुएंसर के बीच में रहती हैं बातें, ऑल मटेरियल कनेक्शन है, तो इट मेस बी अपफ्रंट एंड प्रोमिनेंट। ये बिल्कुल अपफ्रंट होना चाहिए, कंज्यूमर जो है उसको मिस ना करे कोई भी इंफॉर्मेशन। तो आप टर्म इन्फ्लुएंसर को बचना है, बिल्कुल बच रहे हैं, और मिसलीडिंग एग्जैजरेट करके क्लेम नहीं करने। हेल्थ इन्फ्लुएंसर के लिए खास तौर पे बोला गया तो यहाँ पे डिस्क्लोज करो तो सर्टिफिकेशन दिखाओ, कितना रिपोर्ट हो नहीं हो, मेडिकल सर्टिफिकेट को दिखाओ, बिल्कुल आप डिस्क्लेमर दो। आप इन्फ्लुएंसर को चाहिए कि वो अपना ऑडियंस की अंडरस्टैंड करते हुए उसको अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाए। चैलेंज भी है लेकिन यहाँ पे और पहले इन्फ्लुएंसर्स का भी देख लो आप। कैन ऑफर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए एडवाइस करना, बैंकिंग सर्विसेज सब देते हो ना आप, लेकिन ध्यान रखो दो, बट पहले रजिस्टर करा लो सेबी में आप। उसके बाद चैलेंजेस क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है इनको रेगुलेट करना, अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता ही नहीं चलता किसके पास जाएँ किसके पास नहीं जाए, इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर है, डिस्क्लेमर है, तो इसीलिए गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इतने ज़्यादा अब तो देखो सेलिब्रिटी बनना कोई बड़ी बात थोड़ा रह गई है। आपके यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, आप बस आप हो गए आप। अब आप जो बोलोगे वो लोग मानेंगे, तो आप जो बोल रहे हो ना वो एक इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि देखो इससे कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग बिल्कुल असर उस पर पड़ जाता है ना, आप ये देखो ना इस बात को, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इसका क्या है, उसका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यार, उसके हेल्थ क्राइसिस बढ़ सकता है, उसकी राइट टू सिलेक्शन, राइट टू चॉइस जिसको आप कहते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस पर आप वायलेट कर रहे हो।
इसीलिए ज़रूरत थी इसकी गाइडलाइंस की। अच्छा, राइजिंग हराइजन्स ऑफ इन्फ्लुएंसर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सोशल इन्फ्लुएंसर बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं यार, 2800 करोड़ बाद 2025 हो जाएंगे उनकी नेटवर्थ। सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त क्योंकि बढ़ गया, तो पीपल शुड हैव एम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलिब्रिटीज़। फॉर इंस्टेंस एनी क्रिकेटर है बट कंज्यूमर में नॉट नेसेसरी नो अबाउट इन्फ्लुएंसर, को पता ही नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। डिसेप्टिव मार्केटिंग मत बनाओ कि ऐसी मार्केटिंग बना दो कि भैया वो पागल ही हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा हब ऑफ चॉइसेस हैं, इतनी चॉइसेस, आपको पता ही नहीं चलता एज अ कंज्यूमर कि कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कुछ नहीं पता आपको। इसीलिए गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी कंपनीज एडवर्टीजमेंट कर रही हैं इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर टू द कस्टमर। अब वो मिसलीडिंग, एरर वाइज ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस, ठीक है, और पेनल्टी प्रोविजंस एज वेल। एंड नेक्स्ट इज योर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब देखो, आप जानते हो सेंसस 2024 तक आ जाना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, 1961 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट कराना, ये सब इसका काम होता है ना। अब इसमें ना एक्ट आया जिसको अमेंड किया गया। 1969 में एक एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, उसको अभी क्या करा गया, अमेंड करा गया। इसके कुछ की फीचर्स में आपको चेंज भी मिलेगा। बैकग्राउंड समझ लो पहले आप। प्रोवाइड करता था ये रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ का अपॉइंटमेंट करना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाना, वहाँ पर ऐसा आपके बर्थ सर्टिफिकेट बने होंगे बचपन में। सर्टन पर्सन जैसे रिपोर्ट भी करते थे कि भाई लाइक मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो है वो सब है ना, इसको सर्टन पर्सन को रिपोर्ट करना होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये सारी चीज़ें। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ और डेथ अकरिंग इन द हाउस, इट्स द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द हाउस या हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि मेडिकल ऑफिसर को वो इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है कि रिपोर्ट करें, हाँ जी बच्चा, ये बच्चा पैदा हुआ है, इस दिन पैदा हुआ है, इस टाइम पे पैदा हुआ है, लाइक दिस। तो बर्थ सर्टिफिकेट कैन बी obtained विदाउट द नेम ऑफ द चाइल्ड, ये ध्यान रखो, ऐसा होता था। अब याद रखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ जो है ना, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो है ना, ये आपका कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उस पर काम करते हैं। 2019 में नेशनल लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ जो हुआ वो 93% हुआ और डेथ रजिस्ट्रेशन 92% हुआ। अब दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड सिंस इंसेप्शन से, इसको लग रहा है भाई हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे सोसाइटल चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट है और हमें सिटीजन फ्रेंडली चीज़ें बनानी है। हमें ना बेसिकली पब्लिक सर्विस को, सोशल बेनिफिट को अच्छा करना है और ट्रांसपेरेंसी करनी है कि कस्टमर के घर तक चीज़ें जाएँ, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी, डिलीवरी एफिशिएंट वे में करना है। अब इस एक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए। पहली बात तो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें सभी बर्थ एंड डेथ को सबको ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसमें ऑब्लिगेटेड है, लाइक जो चीफ रजिस्ट्रार है वो ऑब्लिगेशन है उसका कि वो सारी चीज़ों नेशनल डेटाबेस तैयार करे, और चीफ रजिस्ट्रार एक सिमिलर डेटाबेस स्टेट लेवल पे भी तैयार करे। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक कर दे, डेटाबेस से कनेक्ट कर दे, राशन कार्ड वगैरह जो भी आपका है, बर्थ सर्टिफिकेट से आपका यूज़ करो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जहाँ भी आप गवर्नमेंट पोस्ट पे जा रहे हो वहाँ यूज़ करो, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट वहाँ पे यूज़ कराओ, अपील प्रोसेस में भी यूज़ कराओ। अब इश्यूज़ पता है क्या है इसके साथ? इश्यूज़ ये हैं कि फंडामेंटल राइट इसमें डिनाई हो रहा है। कह रहा कौन सा वाला आर्टिकल 21 है विच इज़ रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। जब आप डिनाइंग एडमिशन, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आप कह रहे हो जी हम स्कूल में एडमिट नहीं होने देंगे, तो फंडामेंटल राइट तो आपने कह दी, आप तो कह रहे थे राइट टू फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन आपको फ्री मिलेगी। तो ये सारी बातें फ्री भी, साथ साथ आप दूसरा आपका ना आसानी से एजुकेशन उसको फिर नहीं मिलेगी, हो सकता है उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट खो गया हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं ना यार, एकदम से आप ये चीज़ नहीं कर सकते कनेक्ट। फिर लिंकेज अक्रॉस डेटा बेसिस डज नॉट रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम द पर्सन विच डेटा इज बिंग लिंक्ड, है ना, आप उससे ले नहीं रहे, राइट टू प्राइवेसी भी जा रही है फिर। तो मतलब आर्टिकल 21 दोनों तरफ से जा रहा है, तो राइट टू एजुकेशन की तरफ से भी और आपका राइट टू प्राइवेसी की तरफ से भी। सोल कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एज क्या होता है? द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड ऑल्टरनेट प्रूफ इफ द पर्सन डज नॉट हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट। बताओ भाई क्या करें हम, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है बंदे के पास तो क्या करें वो, मतलब फिर तो वो गया, तो कहीं से भी तो कहीं भी आप करने ही नहीं दोगे कुछ भी। फिर सर्वेलेंस स्टेट यानी सेंट्रलाइजिंग द डेटाबेस में लीड टू मास सर्वेलेंस करने की जरूरत आ जाएगी, प्रॉब्लम है ना, मास सर्वेलेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, डेटाबेस के अंदर चेक वेक होने लग जाएगा। तो एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़रूरत है कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जाए और एक्ट को पूरी तरह से और डिफाइन करो, ऑर्गेनाइज करो, जनरल स्टोर करो, ठीक से एक्सेस करो ढंग से, ताकि एक रोबस्ट प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस सिस्टम ऐसे लॉस क्रिएट हो, ठीक है। अब न्यूज़ इन शॉर्ट में देख लो जी, एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन है, पीरियोडिकल बिल है आपका, ये राज्यसभा में रिप्लेस करा गया बेसिकली प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एंड बुक्स वाला एक्ट, ठीक है।
इसमें बेसिकली ना दिस एक्ट गवर्न्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंट एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए है ये। तो इसमें यही है कि हाईलाइट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा है। वो एम्पावर करेगा, सस्पेंड करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना, कि कौन कौन से अनलॉफुल हैं, टेररिस्ट हैं, टू ब्रिंग अबाउट पीरियोडिकल्स, डीक्रिमिनलाइज कर रहा है बहुत सारे ऑफेंसेस को। अब पीलेट बोर्ड भी यहाँ पर इख्तियार किया गया है। बुक्स टेकन आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द पीआरपी बिल। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रेस की, पीरियोडिकल्स की, मीडिया की जो फ्रीडम है बोल्ड होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो जाएगा, लाइक दिस। अच्छा, लास्ट इज योर एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023। अब सुन लो ध्यान से, क्या है ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023? बिल राज्यसभा में पास हुआ एक्ट बनने के लिए, तो एक्ट ऑफ टाउट कहते हैं इसको, TOUT, पनिशेबल बताया गया है, एंड रिपील सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लीगल प्रैक्टिस में कुछ रिपील करा गया है जो भी ऑब्सोलीट हो चुके थे, नेचर में हो गए थे। अब हर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को बोला है, भाई साहब एक तो ना आप लिस्ट पब्लिश करो टाउट्स की। टाउट्स, पहले बात सुनो होता क्या है। टाउट्स का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, लीगल प्रैक्टिशनर्स की एम्प्लॉयमेंट जॉब को प्रोक्योर कर रहा है, खरीद रहा है पेमेंट देकर। जैसे आपने देखा होगा, मान लो किसी ना एक जगह पे बहुत बड़ा शो होने वाला है और वहाँ पर एक सेलिब्रिटी आने वाले हैं, ठीक है। अब सेलिब्रिटी आने की वजह से वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर ब्लैक टिकटिंग शुरू कर दी। उन्होंने इतने ज़्यादा प्राइसेस में, मतलब टिकट का प्राइस होना था 1000 रुपये और वो टिकट का प्राइस 5000, 10,000, 1-1 लाख तक टिकटें बिक रही हैं। तो जो बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है ना, उसको टाउट कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, तो उसी के लिए लिस्ट बोलिए कि निकालो, ऐसे लोगों को कोर्ट प्रीमिसेस में घुसने भी नहीं देना, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, और इसमें टाउट का मैंने बता दिया, आपको जिक्र कर दिया। तो गाइस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वी हैव कवर्ड नाउ, इंटरनेशनल रिलेशंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सो be with us, stay tuned with the channel. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.